प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने भारत के ऊपर तुर्की आक्रमणों की चर्चा की थी। तुर्की आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। प्यारे छात्रों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन कठिनाईतापूर्ण गुजरा। उनके माता पिता के द्वारा बचपन में ही उनको गुलाम के रूप में निसापुर के काजी के हाथों बेच दिया गया। निसापुर के काजी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्रों के साथ शिक्षा दीक्षा दिलवाई गई। कालांतर में काजी के पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के हाथों बेच दिया। मोहम्मद गौरी के यहाँ आने के बाद सैनिक के रूप में इसने कार्य स्टार्ट किया और अपनी योग्यता, वीरता और स्वामी भक्ति के चलते उच्च पदों पर आसीन हुआ। अमीर आखुर, जिसको अश्वशाला का प्रमुख कहा जाता है, जो एक बड़ा पद माना जाता था, उस पद पर नियुक्त किया गया। 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। उसके बाद में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया गया और 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी के सूबेदार के रूप में कार्य किया। इस दौरान भारत के अंदर राजपूतों के जो विद्रोह हुए, उनके दमन में महत्वपूर्ण योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उस समय भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था, लाहौर में उसके द्वारा सत्ता ग्रहण की गई। लाहौर की जनता के द्वारा आमंत्रण भेजा गया और उसको स्वीकार करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता अपने हाथ में ली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का गौरव भी लाहौर को ही प्राप्त है। अधिकांश समय कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के अंदर ही रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए राज्य की स्थापना तो कर दी, परंतु अभी वो नवस्थापित राज्य या दिल्ली सल्तनत बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई थी। सबसे पहली समस्या की बात करें तो वह था राजपूतों का विद्रोह। राजपूत मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित जरूर हो गए थे, परंतु अभी भी उनकी शक्ति का पूर्णतः दमन नहीं किया जा सका था। बार बार वो विद्रोह कर रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी समकक्ष महत्वाकांक्षी तुर्क सरदारों द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकक्ष मोहम्मद गौरी के अन्य गुलाम भी भारतीय राज्य का अपने को उत्तराधिकारी मानते थे। ऐसे गुलामों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नाम ताजुद्दीन याल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा का था। तीसरी प्रमुख समस्या बंगाल में विद्रोह। बंगाल के अंदर तुर्की सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, परंतु बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई और अली मर्दान वहाँ का शासक बना। परंतु मोहम्मद शेरा नाम के व्यक्ति के द्वारा अली मर्दान को बंदी बना लिया गया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस प्रकार से बंगाल जो है विद्रोह की ज्वाला में भड़का हुआ था। चौथी प्रमुख समस्या नवस्थापित राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मोहम्मद गौरी ने संपूर्ण उत्तरी भारत को जीत अवश्य लिया था, परंतु विजित क्षेत्रों की कोई सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक स्थापित नहीं हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 ईस्वी में शासक बना तो चूँकि उस समय
मोहम्मद गोरी के द्वारा दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था। इस कारण से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अमीर और सिपहसालार की उपाधियों से ही इसने काम चलाया। इसके बाद में सबसे पहले इसने समस्याओं की ओर ध्यान दिया। पहली समस्या का समाधान इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया, अर्थात जो महत्वपूर्ण तुर्क सरदार थे, महत्वाकांक्षी जो तुर्क सरदार थे, उनके साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। ताजुद्दीन याल्दोज की पुत्री के साथ विवाह किया और नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर कुछ समय के लिए अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। गजनी से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ताजुद्दीन याल्दोज जो कि गजनी के ऊपर अधिकार कर चुका था, उसकी नज़र भारतीय क्षेत्रों पर भी बनी हुई थी। भारतीय क्षेत्रों को भी वो गजनी के अधीन ही मानता था और चूंकि गजनी का स्वतंत्र शासक वो बन चुका था, इसलिए मोहम्मद गोरी के सभी क्षेत्रों को वो अपने राज्य का अंग मानता था। परंतु खुरासान के शासक, ख्वारिज्म के शासक द्वारा जब गजनी पर आक्रमण किया गया तो ताजुद्दीन याल्दोज पंजाब की तरफ भाग के आया और पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसका विरोध किया गया और बाद में आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार कर लिया गया। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिनों तक गजनी नहीं टिक सका। थोड़े दिनों बाद उसको वापस भारत लौटना पड़ा और गजनी का राज्य वापस ताजुद्दीन याल्दोज के पास चला गया। परंतु 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया गया 1208 ईस्वी में, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक की हैसियत से अब भारत पर राज करने लगा। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी से अपने राज्य को स्वतंत्र करा लिया, स्वतंत्रता का प्रमाण प्राप्त कर लिया। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है बंगाल के विद्रोह का दमन। अर्थात मोहम्मद शेरा, जिसने अलीमर्दान को हटाकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली सल्तनत की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से अलीमर्दान का वापस बंगाल पर अधिकार करने में सफल हुआ और उसने ऐबक की अधीनता भी स्वीकार कर ली। इस प्रकार से बंगाल के विद्रोह का दमन भी कर दिया। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को संगठित कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की 1206 ईस्वी में, और 1206 से लेकर 1210 तक यहाँ शासन किया। परंतु उसको शासन करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, क्योंकि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन, अर्थात किस प्रकार का शासक था, कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से उसमें अवगुण थे, उनकी चर्चा कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उसका गुण था महान सेनानायक। जैसा कि अपन ने चर्चा की, कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर और साहसी सैनिक और कुशल सेनानायक था, और इसी गुण के चलते उसने कई युद्धों में मोहम्मद गोरी की मदद की, और बाद में 1206 ईस्वी में जब वह स्वतंत्र शासक बना, उसके बाद भी कई अभियानों का सफलतापूर्वक उसने संचालन किया। दूसरा महत्वपूर्ण गुण था उदार शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार प्रवृत्ति का आदमी था, दानशील प्रकृति का आदमी था, शासक था, और उसी की दानशीलता के कारण उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम धर्म का पालन करता था, रोज़ाना कुरान का पाठ करता था, और कुरान का सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। एक महान सेनानायक, उदार शासक होने के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कई विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। उनमें से ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी भी एक था। कला प्रेमी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
कला का भी उन्नयन किया गया, अर्थात उसको भी प्रश्रय दिया गया। दिल्ली की या भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, एक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया गया है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसकी नींव लगाने अर्थात निर्माण कार्य की शुरुआत का कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर, महत्वाकांक्षी और उदार सेना नायक, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, विद्वान और कला प्रेमी था। इतने सारे गुणों के होने के उपरांत भी उसमें प्रशासनिक गुणों का अभाव था। नवस्थापित साम्राज्य की प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए उसने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, परंतु फिर भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयासों को जाना जाता है, प्रशंसा उनकी की जाती है।